हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ट्रांसलेशन सीखेंगे। ट्रांसलेशन में जो सबसे पहली बात है वो है हमारा सेंटेंस क्या होता है। इस चीज को हम सबसे पहले देखेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि सेंटेंस जो है, जिसे हम वाक्य भी कहते हैं हिंदी में, इसके दो भाग होते हैं। सिंपल ट्रांसलेशन हम सीख रहे हैं और इसके बाद सेंटेंस के जो भाग होते हैं, सेंटेंस के मुख्य दो भाग होते हैं। एक होता है सब्जेक्ट, दूसरा जिसे हम सब्जेक्ट को कर्ता कहते हैं, वाक्य में काम करने वाले को सब्जेक्ट कहते हैं सामान्यतः, यानी काम कौन कर रहा है। दूसरी बात है प्रेडिकेट। प्रेडिकेट क्या होता है? कर्ता को छोड़कर शेष बचे वाक्य को प्रेडिकेट कहते हैं। जैसे यहां एग्जाम्पल दिया गया है नीचे। फर्स्ट एग्जाम्पल है राम आम खाता है। राम आम खाता है तो काम कर रहा है राम, इसलिए राम हो गया सब्जेक्ट और प्रेडिकेट उस राम को छोड़कर बचा हुआ हिस्सा है, वो आम खाता है, वो प्रेडिकेट हो गया। ऐसे ही सेकंड एग्जाम्पल जो है हमारा, जिसमें दिया गया है कि वे स्कूल जाते हैं। वे स्कूल जाते हैं, इसमें जाने का काम कर रहा है वे, तो वे सब्जेक्ट हो गया और प्रेडिकेट हो गया स्कूल जाते हैं। तो हम सेंटेंस में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को समझ गए। इसके बाद प्रेडिकेट में क्या क्या चीजें महत्वपूर्ण होती हैं। प्रेडिकेट के भाग में, प्रेडिकेट में सबसे पहले वर्ब होती है, जिसे हम मेन वर्ब भी कहते हैं, और इसको हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि कर्ता के द्वारा जो कार्य किया जाता है वह क्रिया कहलाती है या वर्ब कहते हैं। इसे वाक्य की मुख्य क्रिया भी कहते हैं, मेन वर्ब। इसके बाद इसमें जो महत्वपूर्ण चीज होती है प्रेडिकेट में, वो होता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को कर्म भी कहते हैं। कर्म दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जिसे वाक्य की मुख्य क्रिया में किसे, ये किसे शब्द जो है, जिसे इंग्लिश में हम whom WHOM भी कहते हैं, लगाकर जब हम प्रश्न करते हैं तो जो उत्तर प्राप्त होता है उसे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। सामान्यतः जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं वो सजीव कर्म होते हैं। सामान्यतः जो हमारे स्कूल स्तर पे एग्जामिनेशन आता है उसमें इसी प्रकार के ऑब्जेक्ट रहते हैं। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होता है उसको कैसे पता लगाएंगे? वाक्य की मुख्य क्रिया में क्या लगाकर प्रश्न करने पर जो उत्तर प्राप्त होता है उसे हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। ये सामान्यतः निर्जीव होता है। एग्जाम्पल आप देखिए, जैसे पहला एग्जाम्पल दिया, राम मुझे एक पेन देता है। राम मुझे एक पेन देता है। अब इसमें सब्जेक्ट क्या हुआ? राम, काम करने वाला। प्रेडिकेट क्या हुआ? बचा हुआ शेष हिस्सा राम को छोड़कर, मुझे एक पेन देता है। वर्ब क्या हुआ? देता है। अब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का पता लगाना है। जैसे कि हमने इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहचानने का तरीका बताया कि वर्ब हमने पहचान ली, देता है। अब हम प्रश्न करेंगे किसे देता है, यानी कि वर्ब में किसे लगाकर जो उत्तर हमें सेंटेंस में अगर मिल रहा है उसे हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो मुझे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। किसे देता है? राम मुझे एक पेन देता है, तो राम किसे पेन देता है? मुझे। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या देता है? इसका उत्तर हो गया एक पेन। इसके बाद सेकंड एग्जांपल है, उसने मुझे पीटा। उसने मुझे पीटा, किसने पीटा? उसने। सब्जेक्ट क्या हो गया?
उसने, यहां मैंने इसको आपको लिखा नहीं है, यहां हम समझ सकते हैं कि किसने पीटा, उसने पीटा। सब्जेक्ट हो गया, उसने को छोड़कर बचा हिस्सा जो होगा वो प्रेडिकेट में आ जाएगा। मुझे पीटा, वर्ब पीटा हो गई, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मतलब किसे पीटा, उसने मुझे पीटा, किसे पीटा, मुझे पीटा, तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या पीटा, इसका इसमें कोई आंसर नहीं है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि इसमें, इस सेंटेंस में उसने मुझे पीटा में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है। इसके बाद हम थर्ड एग्जांपल देखते हैं, मैं चाय पीता हूं। मैं चाय पीता हूं, तो मैं सब्जेक्ट हो गया, पीने वाला, चाय कौन पीता है, मैं। सब्जेक्ट का पता अगर लगाना है तो कौन करके हम प्रश्न करते हैं, कौन चाय पीता है, मैं पीता हूं, मैं सब्जेक्ट हो गया। प्रेडिकेट चाय पीता हूं, बचा हुआ हिस्सा हो गया। वर्ब पीता हूं हो गया। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसे पीते हो, इसका कोई जवाब नहीं है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या पीते हो, क्या पीता हूं, चाय, तो इसमें चाय जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। ये आपको आंसर खुद ही लिखना है छांट करके। ऐसे ही चौथा एग्जांपल है, शिक्षक उसे अंग्रेजी पढ़ाता है। तो अब आप स्वयं अपना दिमाग लगाएं कि सब्जेक्ट क्या होगा। शिक्षक उसे अंग्रेजी पढ़ाता है, इसमें जो सब्जेक्ट हुआ वो हुआ शिक्षक। प्रेडिकेट हुआ उसे अंग्रेजी पढ़ाता है, यानी कि शिक्षक जो सब्जेक्ट है उसे छोड़कर बचा हुआ हिस्सा आपका प्रेडिकेट हो गया। वर्ब पढ़ाता है हो गया। अब पढ़ाना में हमें किसे लगाना है, किसे पढ़ाता है, आंसर मिलेगा उसे पढ़ाता है, तो उसे हो गया आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या पढ़ाता है, इसका आंसर हो गया अंग्रेजी पढ़ाता है। तो इसमें चार और चीजें हैं, सब्जेक्ट है, प्रेडिकेट है, वर्ब है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी है। पांचवा जो एग्जांपल है, वे पाठ याद करते हैं। वे पाठ याद करते हैं में आपका सब्जेक्ट हो गया वे, पाठ याद करते हैं हो गया प्रेडिकेट, वर्ब हो गई याद करना। क्या याद करना है, पाठ याद करना है, तो क्या लगाकर प्रश्न किया है, इसलिए इसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इस सेंटेंस में नहीं है। तो हमने कुछ बेसिक चीजें सीखी, सब्जेक्ट क्या होता है, प्रेडिकेट क्या होता है, प्रेडिकेट में वर्ब क्या होती है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है। इसके बाद हम सेंटेंस के कुछ प्रकार हैं जो ट्रांसलेशन की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं, जिसमें अफर्मेटिव सेंटेंस पहला आता है। अफर्मेटिव सेंटेंस, जिस वाक्य में कार्य का होना पाया जाता है उसे अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस की शुरुआत जो होती है वो सब सब्जेक्ट से होती है और उसमें कार्य होता है। निगेटिव सेंटेंस जिसे हम नकारात्मक कहते हैं, जिस वाक्य में कार्य का ना होना पाया जाता है यानी कि कार्य नहीं होता है, उसे निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस फर्स्ट और इंट्रोगेटिव सेंटेंस सेकंड। तो जिस प्रश्न का उत्तर हाँ या ना में पूर्ण हो जाए उसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस फर्स्ट कहते हैं। ऐसे प्रश्न के शुरू में हिंदी में क्या शब्द लगा होता है। और इंट्रोगेटिव सेकंड सेंटेंस जो होता है, जिस प्रश्न के उत्तर में हमें कोई जानकारी देनी पड़े उसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। ऐसे प्रश्न के बीच में प्रश्नवाचक शब्द जिसे हम क्वेश्चन वर्ड कहते हैं वो जरूर आता है। तो क्वेश्चन वर्ड्स कौन कौन से होते हैं, व्हाट है, क्या, व्हाई, क्यों, व्हेन, कब, वेयर, कहां, हाउ, कैसे, हाउ ऑफ्टन, कितनी बार, हाउ फार, कितनी दूर, हाउ लॉन्ग, कब तक या कब से। हु कौन, और हु का मतलब किसने भी होता है,
whom किसे या किसको, whose किसका, किसकी, और आपका which कौन सा या कौन सी, how many कितने, how much कितना। तो ये जो how many, how much है और which है, ये कभी अकेले नहीं आते हैं, इनके बाद कोई ना कोई नाउन अवश्य रहता है। जैसे ये which लिखा हुआ है, which के बाद हम कोई ना कोई नाउन जरूर आता है। आफ्टर दीज, which, how many, how much कौन सी किताब, which book, कितने पेन, how many pens, कितना पानी, how much water। तो ये which, how many, how much ये सामान्यतः है, इनके बाद कोई ना कोई नाउन अवश्य रहता है। इसके बाद हम सब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की टेबल देखते हैं, जिसमें आपको आई लिखा हुआ है। आई की हिंदी मैं, मैंने, मुझे, यानी कि जब ये मैं, मैंने, मुझे सेंटेंस में कर्ता का काम करेंगे तो उनकी अंग्रेजी आई बनेगी, और जब इनका ऑब्जेक्ट चाहिए होगा तो जिसे हम मी कहते हैं, जिसकी हिंदी मुझे या मेरी होगी, तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आई का मी है, वी का अस है, यू का यू रहता है, और तुम्हारा इसके बाद जो हम देख रहे हैं अस, इसके बाद यू, ही का हिम, शी का हर, और दे का देम, इट का ऑब्जेक्ट इट रहता है। तो ये जो हिंदी में शब्द लिखे हुए हैं, वाक्य में सब्जेक्ट का काम करेंगे तो उनकी अंग्रेजी सब्जेक्ट वाले कॉलम से बनेगी। आई, वी, यू, ही, शी, दे। मुझे और मेरी शब्द जो कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में लिखे हुए हैं, ये शब्द जब वाक्य में ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का काम करेंगे तो इनकी अंग्रेजी हम यहां से लेंगे। मी, अस, यू, हिम, हर, देम और इट। इनके हिंदी में अर्थ लिखे हुए हैं। ही पुरुषवाचक है और शी स्त्रीवाचक सिंगुलर प्रोनाउन है। सब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद एक अपना की अंग्रेजी और कभी कभी सेंटेंस में आती है कि मैं अपना काम करता हूं, हम अपना काम करते हैं, तुम अपना काम करते हो, वह अपने पिताजी का सम्मान करता है। तो इस प्रकार से जो अपना शब्द बार बार आता है, उसमें प्रत्येक सब्जेक्ट के लिए अपना की अंग्रेजी अलग अलग होती है। आई, जैसे मैं अपने पिताजी, तो आई के साथ माई। हम अपने पिताजी का सम्मान करते हैं तो वी के साथ आर। तुम अपनी माँ का सम्मान करते हो तो यू के साथ योर। और ये अपना की अंग्रेजी कभी अकेले नहीं आती है। और कभी कभी सेंटेंस में स्वयं भी रहता है, तो स्वयं, जैसे मैं स्वयं दिल्ली गया, हम स्वयं दिल्ली गए, तो सब्जेक्ट के हिसाब से ही ये स्वयं की और अपने की अंग्रेजी लगाई जाती है। सब्जेक्ट जो होगा उसके हिसाब से। यहाँ नोट लिखा हुआ है कि अपना की अंग्रेजी कभी अकेले नहीं आती है, इसके बाद कोई ना कोई नाउन यानी कि कोई वस्तु या व्यक्ति का नाम अवश्य रहता है। जैसे मेरे पिताजी, अभी यहाँ अपना नहीं है, लेकिन मेरे पिताजी माई फादर, हमारे पिताजी आर फादर, तुम्हारे शिक्षक योर टीचर, उसका भाई हिज ब्रदर, उसकी बहन हर सिस्टर। मैं अपने पिताजी का सम्मान करता हूं, जैसे एक एग्जाम्पल है, और इसमें आप देखिए सब्जेक्ट है मैं, आई, और अपने पिताजी का जो अंडरलाइन मैंने किया हुआ है, अपने पिताजी की अंग्रेजी इंग्लिश में देखो बन रही है माय फादर, यानी कि आई के साथ अपना की अंग्रेजी माई लगेगी, और माई अपने की अंग्रेजी कभी अकेले नहीं आएगी, माई के बाद फादर लगा है। यानी कि अपना शब्द जो हिंदी के सेंटेंस में होगा, उसके बाद अगर जो नाउन लगा हुआ है वही नाउन इंग्लिश में उसके साथ रहेगा। सेकंड में देखो, वह अपने पिताजी का सम्मान करता है, तो ही रिस्पेक्ट्स हिज फादर। तो यहाँ हिज फादर यानी कि अपने पिताजी, ऊपर वाले में माय फादर, नीचे में हिज फादर आ रहा है। कारण वाक्य का जो सब्जेक्ट है
वो बदल गया है। मैं के साथ यानी कि आई के साथ, माई फादर, ही के साथ हिज फादर। तुम अपना पाठ याद करते हो, अब यहाँ तुम आ गया यानी कि यू लर्न योर लेसन, यहाँ योर आ गया अपना की अंग्रेजी। हम अपना पाठ याद करते हैं, अब यहाँ सब्जेक्ट आया वी के साथ अपना की अंग्रेजी आर लगी हुई है, ओ यू आर लेसन। हिंदी में अपना पाठ पूरा एक साथ है, इंग्लिश में भी आर लेसन एक साथ है। वे अपना पाठ याद करते हैं, दे लर्न देयर लेसन। राम अपना काम करता है, अब यहाँ नाउन है राम, तो राम पुरुषवाचक होने के कारण इसके साथ जो अपना की अंग्रेजी है वो हिज लगी हुई है। राम डज हिज वर्क। अगर स्त्रीलिंग एक वचन होता है, सीता अपना काम करती है, तो सीता डज हर वर्क। इसके बाद लड़के अपना काम करते हैं, यानी कि बहुवचन कोई नाउन आ जाता है तो उसके साथ अपना की अंग्रेजी देयर लगाते हैं, बॉयज डू देयर वर्क। कुत्ता अपनी पूंछ हिलाता है, द डॉग वेज इट्स टेल। तो यहाँ डॉग वस्तुवाचक या आपका जानवर है कोई, तो उसके साथ में हम इट्स का इस्तेमाल करते हैं अपना की अंग्रेजी के लिए। अब यहाँ देखिए निम्नलिखित शब्दों की मुख्य क्रिया अंग्रेजी मुख्य क्रिया के पहले लगाते हैं। यहाँ नोट दूसरा है कि ये ऑलवेज है मतलब सदैव, नेवर मतलब कभी नहीं, समटाइम्स मतलब कभी कभी, यूजुअली मतलब सामान्यतः, जनरली का मतलब भी वही लगभग सामान्यतः प्रायः, ऑफ्टन का मतलब अक्सर, प्रायः, मोस्टली मतलब अधिकतर। तो ये शब्द अगर हिंदी के वाक्य में आ जाएं तो इनकी अंग्रेजी हम मेन वर्ब, जो मुख्य क्रिया के हम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ फॉर्म पढ़ते हैं, तो उस मेन वर्ब के पहले हम इन शब्दों की अंग्रेजी लगाएंगे अगर सेंटेंस में आ जाते हैं तो। इसके बाद नोट नंबर 3 है कि अगर समथिंग और नथिंग ये दो शब्द आ जाते हैं हिंदी के वाक्य में, मतलब कुछ, और नथिंग का मतलब कुछ नहीं, तो इनकी अंग्रेजी हम सेंटेंस में मेन वर्ब के बाद लगाते हैं। नोट 4 में है कि निम्नलिखित शब्दों की अंग्रेजी वाक्य की शुरुआत में लगाते हैं सामान्यतः, जैसे नाउअडेज। नाउअडेज का मतलब होता है आजकल, और परहैप्स का मतलब होता है शायद। ये दोनों शब्द अगर हिंदी के वाक्य में आ जाते हैं तो उनकी अंग्रेजी हम वाक्य की शुरुआत में लगाएंगे, तब हम कोई फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। तो ये हमने कुछ बेसिक बातें बताई और हम शुरुआत करते हैं इंपरेटिव सेंटेंस के एक्टिव फॉर्म का ट्रांसलेशन की। तो आप देखिए इंपरेटिव सेंटेंस क्या होता है। एक्टिव फॉर्म है, एक्टिव का मतलब जिसमें सब्जेक्ट जो होता है वो एक्टिव होता है, इसलिए इंपरेटिव सेंटेंस का जो एक्टिव फॉर्म है उसकी जो इंपरेटिव सेंटेंस पहले क्या होता है ये आप समझ लें कि जिन वाक्यों में, जिन सेंटेंसेस में आदेश, ऑर्डर, निवेदन, रिक्वेस्ट जिसे हम कहते हैं, सलाह जिसे हम एडवाइस कहते हैं, सुझाव जिसे हम सजेशन कहते हैं, प्रस्ताव जिसे हम प्रपोजल कहते हैं, का भाव व्यक्त किया जाता है, उसे इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। ऐसे वाक्यों का जो सब्जेक्ट होता है वो यू होता है, जो छिपा रहता है। इंपरेटिव सेंटेंसेज में यू दिखाई नहीं देता है और ना ही उसकी हमें अंग्रेजी लगानी पड़ती है। लेकिन अगर वाक्य में अपना शब्द आ जाए या स्वयं शब्द आ जाए तो अपना की अंग्रेजी योर लगाएंगे और स्वयं की अंग्रेजी योर सेल्फ लगाते हैं। ये निम्न प्रकार के होते हैं, जिसमें सबसे पहले अफर्मेटिव इंपरेटिव सेंटेंस है, जिसका स्ट्रक्चर है सबसे पहले हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, यानी कि सेंटेंस में हम वर्ब ढूंढेंगे, सब्जेक्ट ढूंढने की आवश्यकता इसलिए नहीं है क्योंकि ऐसे सभी सेंटेंसेस का जो सब्जेक्ट है वो यू होता है। सो सबसे पहले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, यानी कि वर्ब का मूल रूप, उसके बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये जो आई ओ लिखा हुआ है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, डी ओ लिखा हुआ है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। इसके बाद अदर वर्ड्स लिखा हुआ है, अदर वर्ड्स में हम जो है यहां एमपीटी भी लिख सकते हैं, एम
P और T। MPT का क्या मतलब होता है? M का मतलब होता है मैनर होता है, और P का मतलब कैपिटल जो P है इसका मतलब होता है प्लेस। यानी कि मैनर बताने वाला शब्द, प्लेस बताने वाला शब्द, यानी कि स्थान बताने वाला शब्द अगर सेंटेंस में होगा तो वो मैनर वाला पहले आएगा, प्लेस वाला बाद में आएगा। उसके बाद लिखा हुआ है टी, तो टी का मतलब टाइम, टी का मतलब टाइम है। और समय बताने वाला शब्द, तो जो अदर वर्ड्स हैं उनमें हम एमपीटी भी लिख सकते हैं, जिसे याद रखने के लिए आप MPT मतलब M फॉर मैनर मतलब तरीका बताने वाला शब्द, प्लेस मतलब स्थान बताने वाला शब्द, और टाइम समय बताने वाला शब्द। इनका यही क्रम रहेगा। अगर मैनर नहीं दिया है तो प्लेस दिया है तो प्लेस लगाएंगे, टाइम दिया है तो टाइम लगाएंगे। अब यहाँ एक एग्जाम्पल दिया गया है, हमने यहाँ लिखा हुआ है कि यहां आओ, इसकी अंग्रेजी बनानी है। सभी जानते हैं अंग्रेजी कैसे बनेगी। नियम ऊपर लिखा हुआ है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सबसे पहले हम लगाएंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सेंटेंस में क्या है? यहां आओ मतलब आना, तो सबसे पहले आओ की अंग्रेजी हो गई आओ की अंग्रेजी लगानी पड़ेगी, यानी कि कम, यानी कि आओ की अंग्रेजी क्या लगाएंगे हम? कम, है ना। तो यहां पर जो है हम कम लगाएंगे, COME, कम। अब इसमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है नहीं, किसे आओ, क्या आओ, तो अदर वर्ड्स में केवल यहां शब्द आया यहां, तो यहां आओ की अंग्रेजी हो गई कम की स्पेलिंग हुई COME, कम। और यहां स्थान बताने वाला शब्द है, तो अदर वर्ड्स में जो MPT लिखा हुआ है, मैनर है नहीं है, तो प्लेस बताने वाला शब्द आएगा हियर, और उसकी स्पेलिंग होगी HERE। यहां आओ मतलब कम हियर। सेकंड सेंटेंस है वहां जाओ, तो जाना की अंग्रेजी सबसे पहले लगेगी GO, वहां, तो जो हियर की स्पेलिंग है HERE, यहां स्थान बताने वाला शब्द है, और वहां भी स्थान बताने वाला शब्द है। इन दोनों सेंटेंस में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है, तो वहां जाओ की अंग्रेजी हो जाएगी गो देयर का मतलब होता है वहां, THERE। थर्ड है एक किताब पढ़ो मतलब पढ़ना की अंग्रेजी होती है रीड, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रीड। अब किसे पढ़ो, तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है, क्या पढ़ो? एक किताब पढ़ो, तो रीड के बाद आ जाएगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, रीड अ बुक, BOOK, ये बुक की स्पेलिंग है, आप सभी जानते हैं। बहुत ही सरल सेंटेंस में दे रहा हूं एग्जाम्पल में। चौथा एग्जाम्पल है चाय पियो, तो पीना की अंग्रेजी आप बड़े आसानी से ड्रिंक और टेक दोनों लगा सकते हैं, और हैव सबसे अच्छा रहता है खाने पीने के सेंस में, तो आप हैव लगा दें, ड्रिंक लगा दें, टेक लगा दें, तीनों काम करेंगे पीने के सेंस में। और खाना पीना लेना तीनों के सेंस में आप टेक और हैव बड़े आसानी से लगा सकते हैं। तो चाय पियो हैव, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई। हैव टी, TEA, हैव टी, ये चौथे का हो गया। फिफ्थ वाले का एक गिलास पानी लाओ, तो इसमें वर्ब हो गई लाना,
लाने की अंग्रेजी होती है ब्रिंग, BRING, ब्रिंग, BRING, ब्रिंग। और क्या लाना है? एक गिलास पानी, तो ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, पूरी अंग्रेजी बनेगी ब्रिंग, BRING। ये हो गई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्या लाना है? एक गिलास पानी, तो अ ग्लास, GLASS, फिर उसके बाद OF लगाएंगे, ऑफ वाटर, WATER, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। इसके बाद मेरी सहायता करो, मेरी सहायता करो, तो सहायता करना हेल्प हो गया, हेल्प। अब मेरी, किसकी सहायता करो? मेरी, तो यहां मेरी की अंग्रेजी माई नहीं लगेगी। क्यों नहीं लगेगी? क्योंकि मेरी यहां इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो मेरी सहायता करो की अंग्रेजी बनेगी हेल्प मी, HELP, हेल्प मी। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि 6 सेंटेंस आपको दिए हमने, उन 6 सेंटेंस को जो है हमने क्या किया, आपने इनको हमने जो है इनको हमने ट्रांसलेशन कर लिया है। अब हम यहां पर जो है आपको ट्रांसलेशन करके दिखा भी रहे हैं। कम, कम हियर, कम हियर, HERE, ये हो गया पहले वाले सेंटेंस का ट्रांसलेशन। अब हमको दूसरे वाले सेंटेंस का ट्रांसलेशन देखना है, तो उसके लिए हम देखते हैं वहां जाओ, वहां जाओ। यहां पर जो है हम लिखेंगे सबसे पहले जाना की अंग्रेजी गो, गो। कहां जाना है? देयर, THERE, देयर, गो देयर। इसके बाद थर्ड एग्जाम्पल है एक किताब पढ़ो, एक किताब पढ़ो। इसकी जो हमें अंग्रेजी लगानी है, सबसे पहले हम लगाएंगे पढ़ने की अंग्रेजी रीड, READ, रीड। क्या पढ़ना है? एक किताब, अ बुक, BOOK, रीड अ बुक। चाय पियो, चाय पीने वाले सेंटेंस में भी आप देखिए सबसे पहले हमें पीने की अंग्रेजी लगानी है। पीने की मैंने बताई हैव टी, चाय पियो। इसके बाद एक गिलास पानी लाओ। सबसे पहले हमें यहां पर लिखना है, लाना की अंग्रेजी होती है ब्रिंग, BRING, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। इसके बाद मेरी सहायता करो, मेरी सहायता करो, मेरी सहायता करो की अंग्रेजी में सबसे पहले आएगा हेल्प, मेन वर्ब आएगी सबसे पहले हेल्प, HELP, हेल्प मी, हेल्प मी मतलब मेरी सहायता करो। अब आया उसकी सहायता करो, उसकी सहायता करो, तो उसकी सहायता करो की अंग्रेजी बनेगी हेल्प, उसकी अंग्रेजी बनेगी हिम, हेल्प हिम। इसके बाद अगला जो है उसकी अंग्रेजी बनेगी हमारी सहायता करो, हमारी की अंग्रेजी होगी हमारी, हेल्प मी, मी हटाएंगे हम यहां से, और हमारी की अंग्रेजी अस। ये सभी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हैं, मेरी, उसकी, हमारी, इसलिए इनकी अंग्रेजी हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से
के कॉलम से ले रहे हैं, जैसे हम पहले आपको बता चुके हैं। उनकी सहायता करो, उनकी सहायता करो, हेल्प तो आएगा, हेल्प देम, हेल्प देम। अब इसके बाद 10th एग्जाम्पल है, अपना पाठ याद करो, अपना पाठ याद करो। तो अपना पाठ याद करो की अंग्रेजी बनेगी, क्या बनेगी? याद करना की अंग्रेजी सबसे पहले लगाएंगे हम लर्न, LEARN, लर्न। अब आ गया अपना, मैंने बताया था कि इस प्रकार के सेंटेंसेज में सब्जेक्ट यू होता है और उसको हम इसलिए सभी सेंटेंसेज में अगर अपना आता है तो उसकी अंग्रेजी योर लगाते हैं। लर्न योर पार्ट यानी कि लेसन, तो लर्न योर लेसन हो गया इसका। अपने घर जाओ, अपने घर जाओ। अब अपने घर जाना की अंग्रेजी जो है बनानी है हमें, तो सबसे पहले जाना की अंग्रेजी लगाएंगे हम। जाना की अंग्रेजी क्या होती है आपको पता है? गो। जाना की अंग्रेजी क्या है? गो। तो सबसे पहले गो लगाएंगे हम। गो, कहां जाना है? अपने घर, गो टू योर होम, अपने घर जाओ। इसके बाद जो एग्जाम्पल है, क्रिकेट खेलो। तो सबसे पहले क्रिकेट खेलने में मेन वर्ब है खेलना। खेलने की अंग्रेजी आप जानते हो प्ले, PLAY। क्या खेलना है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इसमें दिया गया है क्रिकेट, CRICKET, प्ले क्रिकेट। इसके बाद टीवी देखो, टीवी देखो। यहां देखना की अंग्रेजी, टीवी देखना, फिल्म देखना, मैच देखना, है ना, ये सब के लिए मूवी देखना, वॉच क्रिया का इस्तेमाल करते हैं हम, WATCH। वॉच क्या देखना है? टीवी। तो ये हो गया आपका टीवी देखो। मुझे पढ़ाओ। तो सबसे पहले पढ़ाना की अंग्रेजी आएगी। पढ़ाना की अंग्रेजी क्या होती है? जी हां, टीच होती है, TEACH, टीच। किसे पढ़ाओ? मुझे। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट दिया गया है टीच मी, तो ये टीच मी हो गया। है ना, इस प्रकार से हम देखते हैं कि टीच मी, मुझे पढ़ाओ, बन गया आपकी अंग्रेजी। मुझे पढ़ाओ की अंग्रेजी क्या बनी? टीच मी। और अब हम अगला सेंटेंस देखते हैं, क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है हमें अंग्रेजी पढ़ाओ, हमें अंग्रेजी पढ़ाओ। तो हमें अंग्रेजी पढ़ाओ में क्या है? टीच तो वही जगह अपनी जगह पे रहेगा, हमें की अंग्रेजी केवल चेंज करनी है। किसे पढ़ाओ? हमें, मतलब टीच अस। उसे ग्रामर पढ़ाओ, उसे ग्रामर पढ़ाओ। तो पढ़ाना की अंग्रेजी तो वही रहेगी टीच। किसे पढ़ा? ग्रामर किसे? देखो, उसे ग्रामर पढ़ाओ, पढ़ाना की अंग्रेजी टीच हो गई। किसे पढ़ाओ? उसे, मतलब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया हिम। क्या पढ़ाओ? ग्रामर, GRAMMAR, टीच हिम ग्रामर, उसे ग्रामर पढ़ाओ। उन्हें पीटो। तो पीटना की अंग्रेजी चाहिए अपन को। यहां पर पीटने की अंग्रेजी लगानी है। पीटने की अंग्रेजी क्या होती है? बीट, BEAT। किसे पीटो? उन्हें। उन्हें या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है जिसकी अंग्रेजी होती है देम। तो उन्हें पीटो के बाद हमें दंड दो। तो दंड देना की अंग्रेजी पनिश होती है, पनिश
हमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ पनिश अस। इसके बाद उसे दंड दो, तो दंड देना की अंग्रेजी वही है पनिश। किसे दंड दो? उसे। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ उसे, तो जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट की टेबल मैंने बताई थी, उसमें उसे की अंग्रेजी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में होगी हिम, पनिश हिम। इसके बाद खाना खाओ, खाने की अंग्रेजी मैंने बताई थी टेक या हैव आप लगा सकते हैं, तो हैव बहुत अच्छा रहता है प्रयोग की दृष्टि से, तो हैव फूड, हैव फूड। अब हम देखते हैं खाना खाओ की अंग्रेजी हो गई। आप देखते जा रहे हो कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद हम यहां पर जो है आपको खाना पकाओ डायरेक्ट या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लगता है। अगर स्थान बताने वाला शब्द है तो वो लास्ट में लगेगा, एमपीटी यानी कि मैनर लगेगा, फिर प्लेस वाला लगेगा, फिर टाइम वाला लगेगा। खाना पकाओ है अब सेंटेंस, तो यहां हैव नहीं आएगा, खाने की तो वही रहेगी, लेकिन पकाने की अंग्रेजी आपकी चेंज हो जाएगी कुक, कुक फूड। इसके बाद खाना परोसो, इसमें भी खाना वही रहेगा, परोसने के लिए आप सर्व का इस्तेमाल कर सकते हैं, SERVE, सर्व फूड। बिस्तर लगाओ, बिस्तर लगाने की जो अंग्रेजी है वो आपको याद होनी चाहिए। इसमें मेक होता है, मेक बेड्स, मेक बेड्स यानी कि बिस्तर लगाना। एक पेन खरीदो, खरीदना की अंग्रेजी सबसे पहले लगाएंगे बाई, यानी कि सबसे पहले लगेगा खरीदना की अंग्रेजी। परचेज भी होती है और आप बाई का इस्तेमाल भी कर सकते हो। क्या खरीदना है? एक पेन, बाई अ पेन। इसके बाद हमें अपना पेन दिखाओ, हमें अपना पेन दिखाओ, तो दिखाना की अंग्रेजी होनी चाहिए, देखना की नहीं, ध्यान रखें। दिखाना, तो दिखाना होता है शो, SHOW, शो। किसे दिखाओ? हमें, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट अस। क्या दिखाओ? अपना पेन। तो मैंने बताया था कि अपना की अंग्रेजी इनमें योर लगती है क्योंकि इनका सब्जेक्ट यू होता है। हमें अपना पेन दिखाओ, शो अस योर पेन। इसके बाद मुझे किताब दो, मुझे किताब दो, दो मतलब देना, मतलब गिव, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ मी, गिव मी अ बुक, मुझे किताब दो, गिव मी अ बुक। शिक्षकों का सम्मान करो, सम्मान करना की अंग्रेजी रिस्पेक्ट, RESPECT, रिस्पेक्ट टीचर्स, शिक्षकों का सम्मान करो। इस प्रकार से हमने देखा बच्चों को खिलाओ, खिलाओ मतलब खेलने वाला खिलाओ नहीं है, जिसे हम भोजन कराते हैं बच्चों को, फीडिंग कराते हैं, इसलिए इसमें जो वर्ब आती है वो होगी आपकी फीड, FEED, फीड मतलब खिलाना। किनको खिलाना है? बच्चों को, तो फीड चिल्ड्रन, फीड द चिल्ड्रन। द हम यहां इसलिए लगा रहे हैं कि जिन बच्चों को हम खिला रहे हैं पता है कौन से बच्चे हैं। फीड द चिल्ड्रन। अपना काम करो, तो करना की अंग्रेजी आएगी, अपना और काम साथ साथ में रहेगी, सबसे पहले करना की अंग्रेजी आएगी। करना की अंग्रेजी हम लगाएंगे डू, डू मतलब करना। अपना काम करो, अपना काम ये साथ में रहेंगे, योर वर्क। तो ये हो गया अपना, अपना काम करो। सदैव सत्य बोलो, देखो ऑलवेज आ गया। मैंने बताया था कि अगर अंग्रेजी में
ऑलवेज, नेवर, समटाइम्स ये शब्द आते हैं तो इनकी अंग्रेजी हमें सबसे पहले लगानी पड़ती है। तो ऑलवेज पहले लगाएंगे हम। ऑलवेज सत्य बोलना की अंग्रेजी होती है स्पीक द ट्रूथ, TRUTH। सदैव सत्य बोलो, झूठ कभी मत बोलो। कभी मत मतलब कभी नहीं, तो कभी नहीं की अंग्रेजी सबसे पहले आएगी, जैसा कि मैंने नोट में पहले बता चुका हूं। नेवर टेल अ लाई, एक फ्रेज होता है टेल अ लाई मतलब झूठ बोलना। एक कप चाय पियो, पीने की मैंने पहले ही बताई थी हैव, पीने की अंग्रेजी पहले मैं बता चुका हूं हैव आएगी। और एक कप की अंग्रेजी बनेगी अ कप ऑफ टी, अ कप ऑफ टी। तो इस प्रकार से हमने आज इंपरेटिव सेंटेंस के अफर्मेटिव वाक्यों को ट्रांसलेट करना सीखा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। हम ये ट्रांसलेशन की सीरीज जारी रखेंगे।